हेलो प्यारे डियर, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपका एडमिशन एमएससी के अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हो गया होगा। तो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपके सिलेबस रिक्वायर्ड कर दिए गए होंगे और सबसे खुशी की बात है कि वीएनआर क्लासेस सपोर्ट कर रहा है आपको आपके अपने नोट्स बनाने में और आपको अपने लेक्चर क्लासेस के अंदर। हम लगातार क्लासेस अपने 9 बजे के टाइम पे आपको अपडेट कर रहे हैं। रात 9 बजे डेली हमारे लाइव सेशंस में मोस्ट वेलकम होता है आपका। और वहाँ पे हम डिटेल करते हैं हर एक टॉपिक को जो हमारे सिलेबस के अगले पड़ाव में आते हैं। और उसी सिलेबस को देखते हुए हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि जितने भी कोर्सेस हमारे उपकार बैच हमने लॉन्च किया है, ये उपकार बैच के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसके बारे में विजिट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक, तो अभी मैं बताऊं कि उपकार बैच क्यों, आखिर क्यों हम वीएनआर क्लासेस के पास आए। हम प्रोवाइड करते हैं इंडिया के सबसे टॉप मटेरियल। ये हम नहीं कहते, बच्चे कहते हैं। अभी तक 6 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में अभी 1 साल के रिजल्ट में हम लोग गोल्ड मेडल तक पहुंच पाए हैं। और ऐसे ही आपका प्यार है, सपोर्ट, आपका लगन रहा तो हम आपके साथ दिन दूने रात चौगने के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम उसी एमएससी के जो एनईपी सिलेबस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 वाला सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अलग अलग स्टेट ने कुछ बैचलर डिग्री में और कुछ हमारे बैचलर डिग्री के बाद जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसमें, यानी पीजी और यूजी दोनों में एनईपी को लागू कर दिया है। एनईपी को लागू करने में हमारे यूपी के भी काफ़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया है, रज्जू भैया प्रयागराज यूनिवर्सिटी हो गया है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद आने वाली है। ठीक, और गोंडा कुछ यूनिवर्सिटियां हैं। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर गए। सिद्धार्थ नगर की यूनिवर्सिटी है, वो भी अब फॉलो कर रही इसी पैटर्न को। और केरला के कुछ यूनिवर्सिटी हैं। अभी बेंगलुरु के काफ़ी बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर मेरी भी एनईपी हो गई है। तो मतलब अब इंडिया के अलग अलग कोने पे एनईपी सिलेबस कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं और उसी डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक टॉपिक को डिटेल करेंगे, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा नाम दे दूंगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। यदि आपका न्यू सिलेबस 2021 में लाया गया है, 21-22 में नया सिलेबस आपको समझ में आता है कि नया सिलेबस है, नया सिलेबस है, पीडीएफ नोट्स नहीं मिलता तो मैं दोनों वहां पे दे रहा हूं। आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन दूंगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, ये वीडियो लेक्चर समझिएगा, किस पे एफर्ट डालना है, क्यों करना है, कितना नंबर आएगा, सबके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा लंबा होगा, ये क्लास नहीं है, ये आपके हमारे परिचय है। और आप जरूर इस वीडियो देखने के बाद बताएंगे कि सर हम इस यूनिवर्सिटी से हैं और ये यूनिवर्सिटी से होने के बाद हम आपके लेक्चर कितने दिन से देख रहे हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको आपके जो प्लेलिस्ट है उसकी भी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक मक्खी है बहुत इधर उधर दौड़ रही है, इसको क्या समझाएं। चलो कोई नहीं, समझाना क्या है, उसको क्या समझा सकते हैं हम। ठीक, तो आगे देखते हैं बेटा। ये सिलेबस है, किसके बेसिस पे हम लोग एनईपी के बेसिस पे देखेंगे। किस वाले एनईपी के बेसिस पे? जो हमारा 2020 वाला सिलेबस था। किसके? जो 2020 वाला सिलेबस था एनईपी, वो लगाया गया था। लेकिन एमएससी के लिए ये 2022 सेशन है। क्या है? 2022-23 का सेशन था। इस सेशन में काफी यूनिवर्सिटियां इनको रिक्वायर्ड कर ली गई थी। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को हम लोग बोलते हैं एमएससी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रीवियस को हम लोग फर्स्ट ईयर के नाम से जानते हैं। और इस प्रीवियस का पहला पार्ट देखेंगे, यानी पहले सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल करेंगे आज के अपने पूरे क्लासेस के अंदर प्रीवियस का फर्स्ट सेमेस्टर, एक एक बारीक बारीक चीजों से हम बात करते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जैसे मैं देखता हूँ वीएनआर क्लासेस का पूरा ये एप्लीकेशन और बाकी वेबसाइट्स के ऊपर, तो ये हमारे मास्टर ऑफ साइंस, आपको खुशी होगी कि आप जूलॉजी में मास्टर करने जा रहे हो। एक ऐसी उपलब्धि मिलेगी कि आप जूलॉजी को बेहतर जानते हो, तो हर एक बारीक चीजों को डील किया जाएगा जूलॉजी के अंदर। ये प्रीवियस एमएससी हमारे पास है जूलॉजी के अंदर। अब ये होता है क्या स्टूडेंट? यहाँ पे बात करता है कि हमारे पास जो एग्जामिनेशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर की बात करें कि जो प्रीवियस जूलॉजी होता है, प्रीवियस जूलॉजी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो 2 सेमेस्टर के अंदर, कितने? 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड के नाम से जाने जाते हैं। और दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे एग्जामिनेशंस में कोई आएंगे। अब ये कब होता है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देता है जो एग्जामिनेशन ज्यादातर होल्ड होते हैं बेटा वो दिसंबर में होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी दिसंबर में एग्जामिनेशन कराते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो जनवरी में, यानी दिसंबर और जनवरी, मतलब 10 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच का एग्जामिनेशन टाइम होता है, आप ध्यान रखिएगा। और ज्यादातर दिसंबर में एग्जामिनेशन होते हैं।
और जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं यहाँ पे, वहां पे 5 तरह, यहाँ पे कहता है 5 तरह के अलग अलग क्या होंगे, पेपर्स होंगे। क्या 5 पेपर्स होते हैं इस पूरे एग्जामिनेशंस में, 500 नंबर का पेपर होता है। और पांचों नंबर मतलब पांचों जो पेपर्स होते हैं सबके 3 घंटे, क्या सबके लिए 3-3 घंटे दिए जाते हैं। उसमें 5 क्रेडिट यानी 5 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शन में हमको 70 नंबर दिया जाता है। तो ध्यान समझिएगा क्या है, कैसे पैटर्न है। मैं आपको बताऊं कि जो पांचों पैटर्न है, या पेपर 1 की बात कर लें, क्या करें हम लोग पेपर 1 की बात कर ले। पेपर 1 में हमको क्या देखना है बेटा, हम पेपर 1 देखते हैं। पेपर 1 70 नंबर होता है और इसमें एक मिड एग्जाम होगा। क्या होगा, मिड टेस्ट भी इसको बोलते थे पहले। मिड टेस्ट होता है जो 30 नंबर का होता है। क्या होता है, 30 नंबर का होता है। मल्टीपल चॉइस ये दी जाती है, ठीक है। वही काम आपको पेपर नंबर 2 में भी मिलेगा। क्या, ये भी 70 नंबर का होगा, इसका भी एक मिड टर्म टेस्ट होता है, ठीक है। वहीं तीसरे पेपर में होगा कि तीसरा भी पेपर होगा और तीसरे पेपर में भी 70 नंबर होंगे और 70 नंबर में 30 नंबर आपका मिड टर्म होगा। चौथा पेपर जो होगा उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपका एक 70 नंबर का पेपर होगा थ्योरिकल, और उसमें भी क्या होंगे 30 नंबर का आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद जो पांचवा पेपर होता है कंपलसरी, यहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर होता है। क्या, ये प्रैक्टिकल पेपर होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और ये 30 नंबर कहां से दिए जाते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये जो 30 नंबर मिड टर्म एग्जाम में होते हैं बेटा, उसके लिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि 30% जो होता है वो इंटरनल मार्क्स होते हैं, यानी सबका 30% इंटरनल मार्क्स होगा और चौथे में 100 नंबर का प्रैक्टिकल अलग से होगा। उस इंटरनल मार्क्स में होता क्या क्या है पहले बात करना। पहले बात करते हैं यहाँ पे अटेंडेंस। ये अटेंडेंस जितने भी हमारी यूनिवर्सिटियां होती हैं, क्या जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां होती है अटेंडेंस के लिए बोलती है भैया यदि तू 75% अटेंडेंस हमारे कॉलेज में लगाया है तो हम तेरे को लगभग 8 नंबर या 9 नंबर दे देंगे। यदि 90% के ऊपर हमारा नंबर होता है तो 10/10 हमको मिल जाता है। वहीं बात करेंगे दूसरे में क्लास टेस्ट, जिसको असाइनमेंट कहते हैं। तो क्लास टेस्ट और असाइनमेंट ध्यान देना, ये जो क्लास टेस्ट ससुरा होता है ये कभी कभी लोग कराते हैं कभी नहीं कराते, किसी एक का करा लेंगे और बाकी का वैसे के आधार पे दे देते हैं। असाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिक पे क्या लिखना पड़ेगा, हर एक पेपर में असाइनमेंट चारों अलग अलग, ध्यान देना चारों अलग अलग सेमेस्टर में चारों पेपर नहीं 16 असाइनमेंट करना पड़ेगा। असाइनमेंट की जिम्मेदारी विनर क्लासेस लेता है। आप 1 महीने पहले जब भी आपको असाइनमेंट मिलता है तो आप बताइएगा, विनर क्लासेस को सपोर्ट करता है आपको असाइनमेंट बनाने में, ठीक है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैंने काफी बच्चों को असाइनमेंट बनाने में पूरा हेल्प किया है। असाइनमेंट कैसे बनता है, क्या रहेगा, कहां पे नोट करना, टॉपिक बताओ। उसके बाद हम टीम जो हमारे कोर्सेज के अंदर बच्चों इनरोल करते हैं, हम लोग उनको पूरा टॉपिक भी दे देते हैं कि लो बेटा ये टॉपिक्स है और इतने तरीके से आप पढ़ लो। उसके बाद और क्लास टेस्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कभी कभी देखो असाइनमेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्लास टेस्ट तो जरूरी है 10 नंबर का। ये एमसीक्यू बेस होता है, ये भी ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सेमिनार। सेमिनार होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, जो यूनिवर्सिटी होते हैं वहां पे सेमिनार होते हैं, कॉलेज के अंदर सेमिनार नहीं होते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं भैया जो असाइनमेंट वाला ये 10 नंबर होता है ना, ये लेके जाते हैं टेस्ट में, और 10 नंबर वाला जो ये मार्क्स होता है वो घुसेड़ देते हैं कहाँ पे, असाइनमेंट के अंदर। यानी कुल मिला जुला के यदि आपका अच्छा रहन सहन अपने कॉलेज में है, ठीक है, बात विचार अपने फैकल्टी, जूलॉजी की जो फैकल्टी है उनसे अच्छा जान पहचान है और अच्छा आप स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ जो 30 नंबर का मार्क्स है, 30 नंबर में आप अच्छे तरीके से देखा जाए तो 22 नंबर से लेकर यहाँ पे 26 नंबर का स्कोर कर देते हैं। यानी 22 से 26 नंबर का स्कोर आपको 30 इंटरनल मार्क्स में मिल जाएगा। तो बेटा अब रहा बात यहाँ पे 22, मान लेते हैं कि 25 नंबर मेरे पास यहाँ से मिल जाएगा और 70 नंबर में 40 नंबर का जुगाड़ मेरे पास यहाँ से हो जाएगा। यानी 70-40 हम लोग कितना कर लेंगे, मेरे पास 65% का जो मिनिमम रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो मेरे को मिल जाएगा। हम आगे बात करेंगे कि 65% हमारा मिनिमम बेस होता है। अभी तक हमारे बैच के मतलब हमारे जो स्टूडेंट रहे अभी फर्स्ट हमने बच्चे हमारे पास से निकले 72.2% ला के हम लोग फैजाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप थे। तो ऐसे करके बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के बच्चे अभी तक 70 के क्रॉस किए। अभी काशी विद्यापीठ के बच्चे हमारे पास 71 पॉइंट कुछ आया था वो भी। तो कैसे आता है इसके बारे में हम डिटेल करेंगे। आपको लग रहा होगा कि आज सर किस मूड में है, तो आज हम एक्सप्लेनेशन के मूड में हैं। आपको पूरा डिटेल करेंगे आखिर क्यों एमएससी जूलॉजी से एमएससी क्यों और कितना
कितना पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ बात करते हैं फॉर्मेट का, फॉर्मेट द क्वेश्चन पेपर, कि आखिरकार एमएससी के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। एमएससी के क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की बात करते हैं बेटा, तो ये 4 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। पहले ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे 1 कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, इनमें 4 टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्या 4 पार्ट ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। और यहाँ देखा जाता है कि जो अलग अलग पूरे कोर्स से मिलाए जाते हैं, क्या पूरे कोर्स से 4 टाइप के अलग अलग आपको क्या देंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या होता है बेटा, और अगले फॉर्मेट में क्या होता है, अगले फॉर्मेट में यहाँ पे होता है कि 8 क्वेश्चन और दिए जाते हैं। जो ये ससुरा ये वाला क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक। यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो 8 क्वेश्चन होते हैं वो 4 यूनिट, क्योंकि आपका हर जो पेपर होगा, सभी के सभी पेपर होंगे वो 4 यूनिट में बने होते हैं, क्या 4 यूनिट में बने होते हैं। और वो चारों यूनिट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन पर यूनिट से आते हैं, अच्छा वाला आते हैं। मैं मॉडल पेपर आपको दूंगा, आप अच्छे समझ सकते हो कि कैसा होता है। तो ध्यान देना कि हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, तो आज 8 यहां से आ जाएगा और 1 क्वेश्चन ऊपर कंपलसरी करना है, ठीक है। कुल मिला जुला के 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 4 क्वेश्चन विल बी, यानी यहाँ पे क्या करना कि प्रत्येक हमारा जो यूनिट होगा सभी यूनिट से 1-1 क्वेश्चन करने, 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1-1 यूनिट मेरे को करने पड़ेंगे। उसके बाद कहता है कि दिस ऑल क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन क्या होता है, 5 क्वेश्चंस के अंदर हमको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या सारे क्वेश्चंस के अंदर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चन में कुल 9 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, अथवा लेके यानी और करके दिया होगा। और जो इनके मार्क्स होते हैं बेटा वो कैरी आउट इक्वल होते हैं और सबके सामने लिखे जाते हैं कि कौन कितने नंबर का है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो नंबरिंग होती है, क्या कभी कभी देखा जाता है कि जो नंबरिंग होती है वो कैसे, तो कुछ यूनिवर्सिटी वाले को जो नंबरिंग का आइडिया है वो ऐसे करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें कितना होता है बेटा, उसमें कुल देते हैं लोग 4 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, कितना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन देते हैं और ये 10 क्वेश्चन देते हैं, कितना 10 क्वेश्चन देते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है 40 ना, ठीक ना 40। और बाकी जो दूसरा होता है उसमें 1 क्वेश्चन करना पड़ता है, ये 10 नंबर का देते हैं कुछ लोग, कहीं कहीं 8 नंबर का होता है। लेकिन जो जिसका फॉर्मेटिंग आइडिया था, किसका था, 4 पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पे कभी कभी की जो आइडिया है वो कुछ अलग है। आइडिया का मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं 4-4 नंबर के, ये 16 नंबर के कंफर्मेशन के साथ जाते हैं, ठीक है, ठीक, ये 16 नंबर के साथ जाते हैं। और इनके बाद क्या, इनके बाद जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो 15-15 नंबर के होते हैं, कितने 15-15 नंबर के होते हैं। ये लोग कहते हैं, अभी तक यूनिवर्सिटियों के अंदर डिसाइड ही नहीं हो पाता कि कौन सा कितना नंबर का होगा। कभी ससुरा कुल मल्टीपल चॉइस करा देते हैं, समझे में आता, 100 मल्टीपल चॉइस 70 मल्टीपल चॉइस करा देते हैं। तो फॉर्मेट के बारे में बताते नहीं कि कौन सा नंबर कितने नंबर का होगा, लेकिन ये बता के रखते जरूर है कि हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा कि 4 पार्ट ऑफ शॉर्ट आंसर, यानी 4 यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको देने पड़ेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट टाइप्स होते हैं, वो 4 नंबर के होते हैं या 3 नंबर के होते हैं, उसमें और लगभग 120 वर्ड लिखने पड़ते हैं, ठीक है। कितने बेटा, 120 वर्ड आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और भाई बात करेंगे यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन जो हर एक यूनिट से आते हैं ये हमारे 500 वर्ड के आते हैं, यानी इनको पेज पे आप लिखोगे तो ये लगभग आपको देखा जाए तो 4 पेज से 6 पेज, यदि फिगर है तो 6 पेज तक चला जाता है, 4 पेज से 6 पेज हमारा आंसर जाता है। और ये जो 120 होता है ये 1 पेज का आंसर होता है, ठीक है। तो मिला लेना कि 4 पेज हमको इधर लिखना पड़ेगा और 4 चौका 16 पेज इधर, यानी कुल मिला जुला के 20 से लेकर 24 पेज आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसा हम लोग लिखते थे तो हम लोग का 26 या 28 पेज चला जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन और बाकी लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अलग अलग तरीके से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो बेटा। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर पॉइंट नंबर 1, यानी हम बात करेंगे जूलॉजी जो कोड है। आप कोड एक बार मिला लीजिएगा कि ये कोड आपका, ये इसको हम लोग बोलते हैं पेपर कोड, या पेपर देने जाओगे तो उसके ऊपर लिखा रहेगा, ठीक है। पेपर कोड है 01 मतलब 101, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन कोडेटा, क्या बोलते हैं, नॉन कोडेटा। इनवर्टिवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉन कोडेटा की बात कर रहा हूं। और नॉन कोडेटा में हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन, पहले क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, दूसरा हमको क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो मैंने दोनों क्लासेस अभी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। न्यूट्रिशन भी हमने पढ़ा दिया
यूट्यूब पे मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन में मैंने प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन, आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेटाजोआ के बारे में बात करेंगे कि मेटाजोआ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो एफिनिटीज ऑफ पोरीफेरा इनके बारे में। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन एक बार में पढ़ेंगे और पोरीफेरा के बारे में एक बार में पढ़ेंगे, तो ठीक तरीके से क्लियर हो पाएगा। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कॉलोनी फॉर्म कैसे बनते हैं, कनेडिया के अंदर जो हमारे पास निडेरिया है, निडेरिया के अंदर ठीक कॉलोनी फॉर्मेशन कैसे होता है, और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये दोनों को हम छोटे छोटे टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे कोरल रीफ होते हैं उनमें क्या और तरीका आए हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। यानी कुल कह सकते हो जो यूनिट नंबर 5 है, सॉरी यूनिट नंबर फर्स्ट है, पेपर नंबर फर्स्ट का, इसमें 5 टॉपिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 5 टॉपिक आपको दिख रहे हैं। इन पांचों टॉपिक में, ठीक है, क्या इन पांचों टॉपिक में यदि सही तरीके से देखा जाए तो कुल 9 वीडियो बनते हैं। कितने, 9 क्लास आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मैं वापस आ गया हूं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद इन 9 क्लास में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक, ये 9 क्लास में इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक क्वेश्चन तो बन जाएगा न्यूट्रिशन से लेकर, और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है रिप्रोडक्शन को लेकर। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे, और तीसरा जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आपको कर लीजिएगा। इन 3 के बाद यदि कोई क्वेश्चन आता है तो होता है ओरिजिन। ठीक है, ये 4 पॉइंट, यानी ये लगभग आप ध्यान देंगे कि इन चारों में से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर पूछेगा। आप ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से बेटा, पूरा देख लो वीडियो, एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट करके लिख लेना, बात कटेगी नहीं, ये भी ध्यान देना। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा कि आखिरकार इस पे क्वेश्चन बनता कैसे है, लेकिन इन पॉइंट को पढ़ते समय ध्यान देंगे। न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ का बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटोजोआ का सिंगल टॉपिक है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक चीज ध्यान दो, ये वाला आएगा तो ये वाला नहीं आएगा, ये बात आप लिख के ले लो। ठीक है, क्या ये वाला आएगा तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा तो ये नहीं आएगा, मतलब दोनों टॉपिक में से कोई एक तो कंफर्म आएगा। इसलिए किसी भी, मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा है, न्यूट्रिशन अच्छा लगता है तो आप रिप्रोडक्शन को ना पढ़ो। ठीक है, यदि रिप्रोडक्शन अच्छा लगता है तो आप न्यूट्रिशन को ना पढ़ो। ठीक है, तो और ये पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन यहाँ से पढ़ लिए, और ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ पढ़ लिया, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ लेना, और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से इसके बारे में पूछता है। कोरल लीफ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा वाला जो क्वेश्चन होगा, जो 120 वर्ड के मैंने बात किया है, 120 वर्ड वाला क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, ये बात आप क्लियर रखेंगे। तो भैया इसको कर लो, छोटे वाले क्वेश्चंस को डार्क और मतलब ऐसे रेड पॉइंट्स में, जो आपको क्लियर हो पाए। अब बड़ा बात करते हैं अगले पॉइंट्स में। हमारे पास यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, और यहाँ पे पैटर्न्स पढ़ते हैं किसके, हेलमिंथेस के पैरासाइट्स, जो कंडीशंस होते हैं कि आखिरकार पैरासाइटिक कंडीशंस क्या होते हैं, जो हेलमिंथेस होता है वो पैरासाइट क्यों है, इसके बारे में बात कर रहा है। और बाकी जो नेचर्स हैं अब के सिलेबस में हटा दे रखा है, लेकिन बता दूं, कसम से बता रहा हूं, ये सब बकलोली किए हैं, शुद्ध भाषा में बकचोदी कहते हैं इसको। ये कुछ किए नहीं है, मतलब इतना खत्म सिलेबस दिए ना, हम क्या बताएं इसको। बताओ कि वो जो स्टूडेंट है, एमएससी का जो स्टूडेंट है, वो प्रोटोजोआ को जान ही नहीं रहा है, उसके क्लासिफिकेशन जानता नहीं है। अब तुम बीच में घुसा दोगे कि भैया ये मैस्टिगोफोरा, ये सार्किडिना, ये सिलेटा है, फ्लैजिलेटेड ग्रुप की है। भैया वो पढ़ा नहीं फ्लैजिलेटेड क्या होता है, तो बताएगा सुना कैसे कि फ्लैजिलेटेड में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये सिलेबस किस बेस पे बनाते मेरे को खुद ही नहीं समझ में आता कि ये समझते क्या है खुद को। ठीक, वो पता नहीं कहां से लेके चले आएंगे। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हेलमिंथेस के बारे में बात कर रहा, अब ससुरा हेलमिंथेस की मार्फोलॉजी मेरे को पता नहीं है, मेरे को डिटेल में पढ़ाया नहीं गया। बीएससी में तो नॉर्मल है, हमारे को यहाँ पे क्या बताया गया, इसके बारे में कोई लक्षण बताया नहीं गया। जब इसके बारे में कोई लक्षण नहीं बताया जाएगा तो भैया हम कैसे जानेंगे कि कौन सा किसका ऑर्गन है, और किस क्यों पैरासाइट्स है, किस ऑर्डर का या किस क्लासेस के अंदर पैरासाइट्स है। तो मैं पहले टॉपिक कवर करूंगा, उसके बाद हर एक टॉपिक में जो अदर क्लासेस बनेंगे वो मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं अलग फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अगला हमारे पास आउटलाइन ऑफ द इकोलॉजी, किसको, इकोलॉजी ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास जो सॉइल निमेटोड्स होते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाने जो निमेटोड्स होते हैं, उनके बारे में बात करना है कि उसके इकोलॉजी कैसे होते हैं, वो क्यों कैसे रहते हैं, इनके बारे में। अगला है सिगमेंटल, अच्छा सिगमेंटल ऑर्गन की बात करना, किसके, एनालिडा के अंदर। जो एनालिडा होता है, जैसे केचुआ चुआ हुए, इसके बॉडी में जो सिगमेंट बनते हैं, छोटे छोटे खंड बनते हैं, वो क्यों बन रहे हैं, कैसे हैं, इनके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। पूरा नोट्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आगे यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ एनलिडा, ये मस्ट टॉपिक है। क्या ये मस्ट टॉपिक है? यानी यहाँ से 4 टॉपिक आते हैं और चारों टॉपिक के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे कुल 5 क्लास आपको मिलेंगे। कितने? 5 क्लास हम उपकार बैच के अंदर आपको देंगे। और इसमें 5 क्लासेस के अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट है बेटा? तो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सिगमेंटेशन, ये पूछ सकता है और पूछा भी है कहीं। और दूसरा एडाप्टिव यहाँ पे रिलेशन, एडाप्टिव रेडिएशन इन एनालिडा के अंदर। ये इतना बढ़िया टॉपिक है बेटा ना कि इनमें से आपको जो 2 क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में हो सकता है दोनों आ जाएं। क्या? दोनों आ जाएं। लेकिन आप यहाँ पे पैरासाइटिक कंडीशन इसको याद रखना, यानी 3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। क्या? ये आप रखेंगे कि सिगमेंटेशन, जो सिगमेंटेशन ऑर्गन्स होते हैं या सिगमेंटेशन कैसे होता है हमारे एनालिडा के अंदर, और एडाप्टिव रेडिएशन कैसे होता है एनालिडा के अंदर, इन दोनों को याद करेंगे। दोनों में से कोई एक याद करेंगे, खासकर हम नीचे वाले के रिकमेंड करेंगे ये वाला पॉइंट्स। और यहाँ पे हमारे जो हेल्मनथीज के पैरासाइटिक कंडीशंस होते हैं इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। यानी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 या 3 इसको भी कर लो। 3 लोग यहाँ से आप याद रखना, 3-4 लोग मैंने यहाँ बताया, यहाँ इंपॉर्टेंट करते जाना। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हर एक यूनिट जो है लगभग 15 नंबर की है। कितनी है? 15 नंबर की है। एकदम नोट्स बनाते समय एकदम ध्यान रखना, आराम से पढ़ना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। किसकी? यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन। किसके? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, उसके एफिनिटीज के बारे में बात करते हैं। किसके? यहाँ पे एनकोफोरा की बात करता है कि एनकोफोरा कैसे होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एन, ये बड़ा मस्त टॉपिक है, मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे। लार्वा फॉर्म में क्रस्टेशिया है, जो क्रस्टेशिया है उसके कैसे फॉर्म्स होते हैं। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, ध्यान देना। ये आईएमपी है भैया, ये कई बार पूछा है, मैंने अगले साल ही पढ़ाया था इसको, फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरासिटिजमेन, अच्छा, टॉर्सन एंड द गास्ट्रोपोडा। गास्ट्रोपोडा का खासकर यहाँ पे जो टॉर्सन होते हैं, टॉर्सन काफी ज्यादा पूछा था कि टॉर्सन क्या है, कैसे हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि यहाँ से हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिलेबस नोट करते जाइएगा। और पैरासिटिज में तो कम आता है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों पूछा जाता है। उसके सिग्निफिकेंस कैसे हैं, उसके फॉर्मेशंस कैसे हैं, और बाकी जो नेचर्स हैं वो कैसे, इनके बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे हमारे पास यूनिट 4। यूनिट 4 में बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे आईएमपी कर लेंगे बेटा, इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को। दोनों पॉइंट बड़े क्वेश्चंस के लिए आप आईएमपी रखेंगे। ठीक, ये दोनों में से दोनों आएंगे, हमको लगता है जहां तक दोनों आएंगे, लेकिन एक तो कोई टपकेगा जरूर। ठीक है, तो एक को बड़ा अच्छे तरीके से, खासकर लार्वा वाला कंडीशन बना के रखना, ये पेपर में पूछेगा जरूर। ठीक है, अगला नंबर 4 बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या? थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें मेरे को इंट्रोडक्शन पॉइंट थोड़ा सा पढ़ना होता है। यहाँ पे लार्वा पढ़ना पड़ता है, किसके? इकानोडर्मेटा के अंदर कौन कौन लार्वा बनते हैं। बड़ा सिंपल सा क्लासेस है और ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद जो हमारे पास इकानोडर्मेटा है वो किन किन टॉपिक से, यानी किन के साथ वो मिलकर बनता है, किन से वो रिलेशन दिखाता है, एफिनिटीज की बात बंधुता इसको बोलते हैं हिंदी में, दिखाता है। और यहाँ बात करना कि हेमिकॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा के बाद जो हेमिकॉर्डेटा वाला फाइलम आता है वो किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इनके बारे में बात करना, और कौन कौन से पॉइंट पे दोनों आपस में मैच करते हैं, इनके बारे में बात करना है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट पढ़ना है, ब्रीफ आउटलाइन पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स पढ़ने, एफिनिटीज पढ़ने, माइनर फाइलम के। ठीक, मेरे पास बुक होगी, ठीक, वहां पे माइनर फाइला जो होती है वहां पे छोटे टॉपिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास रेफरेंस में क्या है बेटा, टीनोफोरा है, ये छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे रोटीफेरा है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे हैं, इसमें से इस शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स, इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या? उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है वो आईएमपी इसको रख लीजिएगा, और आईएमपी के फॉर्म में हमारे पास ये वाला नहीं, आप इसको रख लीजिएगा। टीनोफोरा में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कह सकते हो कि रोटीफोरा जो होते हैं इनके अंदर आ सकता है। और इसमें पढ़ना क्या बेटा, केवल स्ट्रक्चर्स पढ़ने और एफिनिटी पढ़ने हैं, खासकर ये वाला कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो यहां से रहे तो हमने बता दिया कि इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है, नोट करिएगा अच्छे तरीके से, उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। और उस पर फोकस कर लेंगे बेटा ना, 70 नंबर का पेपर होता है, इंग्लिश में लिखोगे तो कम से कम आप 60+ जाओगे। कितना? 60+ जाओगे। और हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखोगे तो भी आप 45 to 50 के आसपास कवर कर लोगे। ठीक है, तो पॉइंट्स को मेरे वीडियो के अंदर आप देखे होंगे कि
एक्सप्लेनेशन मैं करने की कोशिश करता हूं कि आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊं, आप अच्छे तरीके से हर एक बिंदुओं को समझ पाओ कि कैसे क्या क्या हो रहा है और उनमें क्या पॉइंट्स हैं, क्यों रिलेशंस हैं, सबके बारे में आप डिटेल कर पाओ। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, पेपर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमारे पास पेपर नंबर 2 है। पेपर कोड आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर कोड अच्छे बच्चों की पहचान होती है कि हमको पेपर कोड पता होना चाहिए। यानी 102 इसका पेपर कोड है, जिसको बोलते हैं टूल टेक्निक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस। टूल टेक्निक्स और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर मेरे को अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा यूनिट नंबर 1 को। ये काफी बेस्ट चीजें हैं। पहले बात करेंगे प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ऐसे कौन कौन से हमारे विश्लेषक यंत्र होते हैं लैब के अंदर, ये पूरा लेबोरेटरी पोर्शंस होते हैं। ठीक, ये एक बार समझ जाओगे तो काफी इजी होगा। लेबोरेटरी पोर्शंस के अंदर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबको बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला तो प्रिंसिपल को पढ़ लेना। यूज मैं एक ही साथ पूरा पढ़ा दूंगा, आपको वीडियो दे दूंगा, आप समझ जाना। उसमें 32 से ज्यादा मैंने अलग अलग पॉइंट्स में पीडीएफ दे रखे हैं, एक्सप्लेन भी करूंगा सबको एक एक लाइन से। उसके बाद बैलेंसेस क्या होते हैं, तुला, जिसको एक डिजिटल की बात करेंगे हम लोग, ऑटोमेटिक की बात करेंगे हम लोग, फिजिकल बैलेंसर की बात करेंगे, तो बैलेंसर्स की बात करने हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लेम और फोटोमेट्री क्या होती है, इनके बारे में बात होगा। उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है, क्या मात्रक है, क्या कैसे उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनके प्रिंसिपल कैसे हैं, वर्किंग फंक्शंस कैसे होते हैं, उन इंट्रो कैसे होते हैं, क्यों बनाया गया, उनके स्ट्रक्चर, सबके बारे में बात करेंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। अगला यहाँ पे क्या बोलता है, स्पेक्ट्रोफ्लोरोफोटोमीटर। ठीक है, ये आपका भी काफी बढ़िया वाला टॉपिक है, उसी का जस्ट एक भाई है छोटा सा, इनको देखा जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, यानी हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का कैसे होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, वो पूरा देखा जाएगा। यानी सिंपल तरीके से देखें तो ये 7 क्लास इनमें बनेंगे, या 6 क्लास, 6 से 7 क्लास बनते हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, इनमें इंपॉर्टेंट बेटा आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा, हमारे पास बैलेंसर्स के अंदर से क्वेश्चन आते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटल्स के आंसर से आते हैं। ठीक, इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आप यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक, नोट करिएगा इसको। वही यूनिट नंबर 2 की बात करें, यूनिट नंबर 2 में हमारे पास माइक्रोबायल टेक्निक आते हैं। माइक्रोबायल मतलब टेक्निक का मतलब ऐसे टेक्निक जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों की, यानी जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको माइक्रोबायल टेक्निक कहते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने क्या बताया, यहाँ पे मीडिया, जो हमारे पास मीडिया प्रिपरेशंस होते हैं और स्टरलाइजेशन होता है, कैसे हम लोग उसको सुरक्षित करें, जैसे संवर्धित करें, संवर्धन करने का प्रोसेस क्या है, और उसके मीडिया का प्रिपरेशन यानी स्लाइड कैसे बनाए, स्लाइड के प्रोसेस कैसे होने चाहिए थे, किस तरह का स्लाइड होना चाहिए, कौन कौन पिगमेंट यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, सारा प्रोसेस यहाँ पे कराया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनो कल्चर की बात कर रहा है कि इनो कल्चर क्या होता है। ठीक, उसके बाद ग्रोथ, हमारे पास ग्रोथ कैसे कराते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग यदि स्लाइड पर्सन में बना रहे हैं या फिर उनको माइक्रोबायल टेक्निक में ला रहे हैं, वो उनके टिश्यू आगे चल के ग्रोथ कैसे करें, उनके न्यूट्रिशन मटेरियल को कैसे फॉर्मेट में रखा जाए, इनको सही से हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, ये मक्खी मेरे को आज परेशान कर रही है, पता नहीं क्यों, ये मेरे को दुश्मनी हो गई इससे। आगे बार है यूज ऑफ फ्रगमेंटेशंस, यानी फर्मेंटेशंस क्या होते हैं। ठीक, बायो रिएक्टर के बारे में बात करना कि बायो रिएक्टर कैसे होते हैं, वो डिटेल कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोबायल एसेस, अच्छा, इनके बारे में, यानी 6 क्लास यहाँ पे बनेंगे। ठीक, ध्यान देना, 6 क्लास में इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है हमारे पास स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे पास ग्रोथ फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा चीज है कि आप सबसे ज्यादा यहाँ पे आप इन दोनों दूसरे वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और है भी। ठीक है, और ये दूसरा और तीसरा आप याद रखेंगे, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ से बढ़ते हैं आगे, यहाँ बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में, जिसको बोलते हैं, अच्छा, सप्रेशन की बात करना है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स बाय क्रोमेटोग्राफी, यानी जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, बीएससी में आप नहीं पढ़े होंगे, इसको डिटेल नहीं कराया गया था, सेल बायोलॉजी के अंदर ही आता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर किस तरीके से, क्या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सैंपल होता है, स्पेसिमेन होता है, उस सैंपल्स को कैसे हम लोग अलग करें,
ठीक है, क्या करें, अलग करें, और अलग करने के बाद उनके आइडेंटिफिकेशन, यानी जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड्स हैं, आपस में मिले हैं, तो उनको अलग करना सिखाया जाता है, और अलग करने के बाद उनको पहचान करना होता है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। क्लास 9th में आपको ये पॉइंट पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न के बाद बात करेंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप होता है, थिन लेयर और टॉपिक, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी, और हमारे पास जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, उसके बाद एफिनिटी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यानी ये पूरा जो थर्ड यूनिट है वो हमारे पास किसके है, वो क्रोमेटोग्राफी से ही लिया गया है। क्या, क्रोमेटोग्राफी से ही लिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा इन पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लिक्विड वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थिन लेयर वाला, यानी पेपर और थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी है वो इंपॉर्टेंट, यानी आप दूसरा और चौथा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना तो सबको है, लेकिन दूसरे और तीसरे, मतलब दूसरे और चौथे को बड़ा ध्यान से मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसमें कुल 5 लेक्चर क्लास बनेंगे, एक एक 1.5 घंटे के। ठीक, देखो YouTube पे जो पढ़ाते हैं वो वीडियो अभी अपलोड हो रही है, लेकिन मैं एप्लीकेशंस के लिए एक रिकमेंडेशन वीडियो आपको अपलोड करूंगा। ठीक, रिकॉर्डेड फॉर्म में, टू द पॉइंट, जितना अच्छा एक्सप्लेन हो पाएगा उतने अच्छे थे, ताकि आप क्लियर कर सको हिंदी इंग्लिश मिक्स अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट्स को जान सको कि हमारे सिलेबस में यही है और मेरे को इतना ही रूट बाय रूट पढ़ना है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नंबर 5 और नंबर 4 यहाँ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की बात करें, कैसे होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, उनके बारे में बात करेंगे, उनके जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट मीडिया के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को कैसे रिकमेंड करते हैं, इनके बारे में बात किया जाएगा। और हमारे जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, इसी का एक भाई है छोटा सा, उनके बारे में बात करेंगे। और छठा नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेंसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। तो भैया एक तो पहले इसी को यहाँ इंपॉर्टेंट रख लो, और दूसरा हमारे पास क्या है, सपोर्ट मीडिया को इंपॉर्टेंट रख लो, और तीसरा हमारे पास इनको इंपॉर्टेंट रख लो। यानी यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को, यानी दूसरा यहाँ पे तीसरे, चौथे और छठे पॉइंट्स को बड़ा अच्छे तरीके से याद रखेंगे, और छोटे वाले क्वेश्चंस में आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका पॉइंट, आप स्क्रीनशॉट पीछे के करते जाइएगा। अब बात करते हैं पेपर कोड, यानी पेपर कोड नंबर। ठीक, जूलॉजी के तीसरे पेपर के लिए, और यहाँ पे कोड नंबर हमारे पास आ रहा है, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पेपर कोड 103 हो जाएगा, और यहाँ पे कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी है, ये सबसे एडवांस टॉपिक है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन ऑफ फूड। ठीक, इनको पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूरोगेलिया सेल्स कैसे होते हैं, यानी सबके बारे में ड्रिल करना पड़ता है। यहाँ पे छांटना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जितने भी छोटे वाले क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में वो यहीं से आते हैं। क्या, छोटे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी जगह से होते हैं। आयन के चैनल्स कैसे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कैसे होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे होते हैं, एनर्जी इक्वेशंस कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ सिनेप्स कैसे होते हैं, टाइप ऑफ पोटेंशियल कैसे होते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। क्या, सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो अच्छे तरीके से, हम इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी हम सिलेबस देखेंगे इसको कि आखिरकार, क्योंकि इसी साल सिलेबस आया है, इसी साल सिलेबस में कैसे इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, क्योंकि 2 पेपर जब आ जाएगा, 2 पेपर हो जाएगा, मैंने 2 पेपर पे काफ़ी रिसर्च किया था, 2 पेपर रिसर्च होने के बाद इसके बारे में बातचीत किया जाएगा। ठीक, यदि मेरे को बताना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ, और यहाँ पे कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में बात करूंगा, और सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास टाइप ऑफ सिनेप्स हैं, ये आपस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, 4 टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। न्यूरॉन्स भी काफ़ी छोटा मोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक, उसके बाद यूनिट नंबर 2 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑस्मोटिक, अच्छा इन्फेंट्री, अच्छा उसके बाद मेम्ब्रेन एंड आयन रेगुलेशंस, बहुत सारे टॉपिक है इसमें। देखो 14 टॉपिक हैं, और 14 टॉपिक सारे बड़े बड़े हैं। क्या हैं, सारे बड़े बड़े हैं, एक एक मतलब एक 2 पन्ने के लिखे जाते हैं इनके सारे पॉइंट्स। तो आप इनको, क्रोमो रिसेप्टर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, फिनो रिसेप्टर क्या होते हैं, मोनो रिसेप्टर क्या होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर पॉइंट हमारे बॉडी में होते हैं, उनके बारे में ध्यान समझना। ये पूरा जो फिजियोलॉजी है ना, वो पढ़ने के बाद आपको फील आएगा कि हम भी एनिमल के बारे में अच्छा जानते हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे बात करें। तीसरे मिनट में आप देखो, ये मेरे को आई नहीं था, 16 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, इसी में तो ज़्यादा मेहनत लग जाता है मेरे को। नोट्स जल्दी से बात करेंगे बेटा, आपको दिया जाएगा।
ठीक, यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन ऑफ एनिमल के बारे में बात करें, सर्कुलेशन के बारे में बात करें, टाइप ऑफ सर्कुलेशन कैसा होता है, बायोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ हार्ट कैसे होता है, यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसे होता है, बॉडी फ्लूइड कैसे होता है, बॉडी कार्टिलेज कैसे होते हैं, और यहाँ पे अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स के अंदर ऑर्गन कैसे होते हैं, मसल्स के कंट्रक्शन कैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं तो एकदम उब जाता हूँ इसको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन 16 टॉपिक है, मतलब 50 से ज़्यादा क्लास तो इसी के अंदर बनेगा, बट कोई नहीं, हम लोग देखेंगे जहां तक हो पाएगा इंपॉर्टेंट कर लेंगे, और नोट्स तो आपको पूरा हम लोग क्लियर करा देंगे। उसके बाद पेपर नंबर 4 की बात करें, पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सट्रैक्शन, ये सारा एक्सट्रैक्शन से लिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल में कैसे नाइट्रोजन का बाहर की ओर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल को, टाइप ऑफ एक्सेप्टिव प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में बात करना है। यहाँ पे अलग अलग वर्टिवेट और इनवर्टिवेट में क्या डिफरेंटेड है हमारे एक्सक्रीशन के अंदर, उनके बारे में बात करना है। और यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करेंगे। और इंडोक्राइन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडोक्राइन सिस्टम, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और हार्मोनल सिक्रेशन के बारे में बात करेंगे, किसके, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर हार्मोन चेंजिंग होता है, ये तो भैया नॉन कॉर्डेटा देना चाहिए था, क्योंकि इस साल नॉन कॉर्डेटा ही पढ़ रहे थे, लेकिन इनका तो कोई भरोसा नहीं, मैंने पहले बता दिया था कि इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर नंबर कोड 4 की। क्या यहाँ पे पेपर कोड हमारे पास क्या है, पेपर कोड हमारे पास है 410। पेपर कोड हमारे पास है 104, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से है, यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ मॉस एक्शंस क्या है, ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक। उसके बाद एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स कैसे होता है, सर्कुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक, फ्री एनर्जी चार्जेज ड्यूरिंग बायोलॉजिकल और रिडॉक्स रिएक्शन, यानी बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कैसे चार्जेज बनते हैं, कैसे जानते हैं, हमारे अंदर एनर्जी कैसे आता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है वो कैसे मैकेनिज्म करता है, उनके बारे में पूरा डिटेल कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस हमारे जो अच्छा एम्पोटेरिक स्टेट, यहाँ पे जूटर आयन के बारे में बताया जाएगा, जूटर आयन पर केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें नंबर 2 में यहाँ पे काइनेटिक ऑफ अच्छा एंजाइम रिएक्शन, एंजाइमिक रिएक्शन कैसे होते हैं, एंजाइम रिएक्शन के कैटालिसिस रिएक्शन कैसे होते हैं, ऑर्डर ऑफ एंजाइम रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। उसके बाद रेट एंड इक्वेशन कैसे होते हैं, टू सबस्टेंस रिएक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एंजाइम, अच्छा, मतलब काफी क्वेश्चन है, 12 टॉपिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब स्क्रीनशॉट करते रहेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यदि स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरीके से करोगे तो पीडीएफ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड यहाँ पे क्या है, यूनिट थर्ड यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करता है, विटामिन एंड कोएंजाइम के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि कोएंजाइम और विटामिन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, काफी डिटेल है, ये आप दोनों पढ़े होंगे बचपन में भी, अभी 55 आ गया है, अभी आप पढ़ेंगे। वहाँ पे बात करेंगे एरोबिक और एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन कैसे होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको पढ़ाया गया होगा पूरा क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और साइकिल इसी अंदर के पढ़ेंगे, और क्रेब्स साइकिल भी इसी पॉइंट के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिपिड और अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ने हैं, यहाँ पे एचएमपीएस सूट के बारे में पढ़ना है कि सूट क्या होता है, बेटा रिडक्शन क्या, सॉरी बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, अल्फा भी पढ़ लेंगे इसी साथ, ठीक। उसके बाद हमारे पास और टॉपिक तो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे प्रोटीन्स हैं, तो इनको तो अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हो, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स के अंदर। चौथा यूनिट है यहाँ पे, ये मस्ट टॉपिक है हमारे पास, बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, ठीक। एमिनो एसिड के बायोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ना है। यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड दिए गए हैं हमारे पास, यहाँ पे क्या है, फेनिलएलानाइन है, यहाँ पे ट्रोपोफेन है, और यहाँ पे एस्पिरेट है, और पोरोलिन और थियोनिन। अच्छा, बड़ा टॉपिक 5 तो दे दिया भैया, ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा, चलो कोई नहीं। आगे है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और ग्लाइकोजन, यूरिया, और यहाँ पे अच्छा ठीक है, हम लोग एंजाइम के एप्लीकेशंस के बारे में डील कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका एनएपी सिलेबस, ये लगभग अभी तक 17 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में, 16 या 17 यूनिवर्सिटियों में लागू हो गया है। तो जिसको भी चाहिए एनएपी सिलेबस का पूरा स्टडी मटेरियल, वो ज्वाइन करे वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन। आप मेरे डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर व्हाट्सअप है, आप मैसेज करके कोर्स के बारे में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे नोट्स, तो सारा प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस इस साल नहीं, अगले साल 2022 के बाद वाला जो सेशन होगा उसमें क्लासेस तो पूरा पहले से ही अपलोड हो जाएगा, केवल आपके डाउट सेशन को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास हम लोग ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं एमएससी में, और एमएससी के बड़े बच्चे हर एक टॉपिक को तुरंत नहीं देख पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम, टीचिंग और बाकी चीज़ कर पाते हैं। वो चीज़ मेरे बॉडी को देख के मत जाना, बहुत लोग चक्कर में खा जाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सर आप तो छोटे से दिखते हैं पतले से, ये पतला बस काम करने की वजह से, मतलब इतना काम हो गया कि रह नहीं पड़ा। लाइव क्लास 4-5 हो गए, 4-5 घंटे लाइव सेशन पढ़ाओ, 2-3 घंटे तो बस 3.5 घंटे कॉलेज जाके पढ़ाओ, ठीक।
उसके बाद हो गए 8 घंटे हो गए। फिर उसके बाद 3 घंटे के लिए वीडियो रिकॉर्ड करो, 8 3 11 घंटे हो गए। 11 घंटे चिल्लाओ, मतलब पढ़ाते रहो। और 5 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद पीपीटी बनाओ, नोट्स बनाओ, ताकि ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिखता है वो दिख सके। नहीं 5 घंटे 4 घंटे उधर जाएंगे, और मतलब वो ये लगभग लगभग 13 घंटे चले गए। 13 घंटे में 5 घंटे और जोड़ो 17 घंटे। 17 घंटे में 2 3 घंटे नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, और थोड़े से इधर उधर आपसे फ़ोन से बतियाएंगे। उसके बाद हो जाते हैं 20 घंटे। 4 घंटे की नींद मिलती है, तो 4 3 घंटे की नींद सो रहे हैं, चलते हैं। आपके प्यार एंड सपोर्ट चल रहे हैं, तो प्लीज़ सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। मैम को टैग करना ना भूलिएगा, अपने टीचर्स को टैग करिए। वीनार क्लासेस के ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के साथ जुड़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेरा भी ध्यान रखते रहिएगा, दुआ करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बेटा।